आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। वो टॉपिक है आज का हमारा जो तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण है, यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आते हैं और ये केमिस्ट्री का एक तरीके से बहुत आधार होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के लिए। ओवरऑल ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पीरियोडिक टेबल को देखेंगे और इससे जुड़ी हुई जितने भी सारी सवाल एग्ज़ाम में बन सकता है उन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पहले ही स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को कि लिखा हुआ है तत्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कुछ बेसिक इसके बारे में। इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले इस आवर्त यानी एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी स्टडी और उनके पूरे वर्गीकरण के लिए सबसे पहले इस पर काम किसने किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया किसने सबसे पहले। तो उसमें जो पहला नाम आता है, जो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आवर्त सारणी को बनाना शुरू किया था, उनका नाम है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है ना, डॉबे राइनर है। ठीक है ना, डॉबे राइनर के नाम से जाने जाते हैं उनको हम लोग। मतलब यही है वो जो तत्वों के वर्गीकरण इन्होंने ही पहले किया था। ठीक है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है, ठीक है ना, ट्रिपलेट थ्योरी ऑफ डोबेराइनर। ठीक है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है ट्रिपलेट थ्योरी ऑफ डोबेराइनर। इसका मतलब हुआ कि ये डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत है। ठीक है ना, इसमें उन्होंने क्या किया है इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो ये एक्चुअल में तत्वों को आवर्त सारणी में रखने के लिए एक नियम इन्होंने बताया। ठीक है ना, उस नियम में इन्होंने क्या बताया कि हम जो इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उनको उन्होंने जो भी जितने भी एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में उन्होंने रखा। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर तीन तीन तत्वों को एक समूह में रखा और इसमें उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि जो पहला, जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट है कोई, जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और यहाँ हमारा पोटेशियम हो गया। ये तीन जैसे एक साथ उन्होंने रख दिया, ये एक समूह मान लेते हैं। ये ऐसे इस तरीके से तीन समूह इन्होंने बना दिया। ठीक है ना, तीन समूह बना दिया, लिथियम का और सोडियम का, पोटेशियम का। ये तीन तत्वों को एक साथ ऐसे बना दिया और ये इस तरीके से बनाया। तो इसके पीछे उन्होंने कौन सा तर्क दिया, कौन सा आधार अपनाया, तो उन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व है, यानी यहाँ सोडियम जो तत्व है, वो इसका एटॉमिक मास, जो इसका द्रव्यमान है, भार है, वो इन दोनों जो बाहर की तरफ जो दो एलिमेंट्स हैं, लिथियम और ये, इस एग्जांपल के तौर पे हम अगर इसको समझें तो लिथियम और पोटेशियम, इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान के योग के उसका आधा होता है बीच वाला एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जैसे सोडियम, लिथियम का क्या होता है, 7 होता है। ठीक है ना, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 7 होता है। और पोटेशियम का 39 होता है, सोडियम का 23 होता है। तो अगर हम इन दोनों को 7 और 39 को जोड़ें तो हमें मिलेगा 46 और फिर इसका आधा करें तो आ जाएगा 23। ठीक है ना, जो कि सोडियम का होता है। तो ये इस आधार को उन्होंने अपनाया और एक नियम दिया जिसका नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, ट्रिपलेट थ्योरी ऑफ डोबेराइनर। इन्होंने 1815 में ये थ्योरी दिया था। तो ये है पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग जो फर्स्ट कंसेप्ट है, जिन्होंने जो पहला साइंटिस्ट जिन्होंने पहले सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में रखने का प्रयास किया, तो उनका नाम डोबेराइनर है। अगर सवाल आता है कि तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो उसका आंसर होगा डोबेराइनर। और ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने किस आधार पर ये तत्वों को रखा, तो हम बता देंगे कि उन्होंने तीन तीन तत्वों को एक समूह में रखा और इस तरीके से रखा कि उसमें जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान जो बाहर के अन्य दो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के योग के आधा होता है। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट है। जो अगला इसके बाद जो व्यक्ति पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया और तत्वों को और बेहतर तरीके से या उसके आगे विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, तो उसमें जो दूसरा व्यक्ति हैं वो है न्यूलैंड्स। ठीक है ना, ये न्यूलैंड्स हैं।
इन्होंने क्या रूल्स दिया, इन्होंने अपना ऑक्टेट सिद्धांत दिया, ऑक्टेट अष्टक नियम दिया इन्होंने। अब ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि इन्होंने तत्वों को जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से रखा है, इनका आधार क्या था। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स इन्होंने रखे, ठीक है ना, जो एलिमेंट्स इन्होंने रखे तो उसके पीछे इन्होंने तर्क क्या दिया कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट, कौन सा, प्रत्येक 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के साथ क्या करता है, समान प्रॉपर्टी होल्ड करता है, समान प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, ये है उनका सिद्धांत। उन्होंने बताया कि जो अष्टक नियम है न्यूलैंड्स का, उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्रत्येक 8वां एलिमेंट्स क्या होता है, अपने पहले एलिमेंट्स के गुण में क्या होता है, समान होता है। इसमें उन्होंने जैसे ये तो सिद्धांत दिया, यहाँ लिखा हुआ सारी चीज़, उन्होंने जब ये सिद्धांत दे रखा था तो उस समय अब तक जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे उसमें 56 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर्ड हो चुके थे। उन्होंने सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल में स्थान रखा, किसको सबसे पहले किस एलिमेंट्स को रखा, तो उसमें उन्होंने पहले हाइड्रोजन को स्थान दिया और सबसे अंतिम में जो लास्ट एलिमेंट्स था उन्होंने थोरियम को रखा। ठीक है ना, थोरियम, जिसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 90 होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट है इसके अनुसार, वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट्स क्या होता है, उसके में प्रथम एलिमेंट के समान गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी रखता है। इस नियम का खास बात ये है कि ये सभी एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होते हैं, ये ऑल एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं है, ये केवल कैल्शियम तक, कैल्शियम का एलिमेंट्स जो परमाणु संख्या होता है वो 20 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 40 होता है। तो 20 तक यानी कि फर्स्ट टू 20 तक एलिमेंट्स जो होते हैं उसके लिए ये रूल सत्य है, बाकियों के लिए ये ऐसा नहीं है। तो इसके लिए उन्हें मतलब हर एक साइंटिस्ट की अपनी अपनी एक सीमाएं हैं, ठीक है ना, एक ड्रॉबैक है। तो इन्होंने ये कंसेप्ट दिया। पीरियोडिक टेबल के आगे विस्तार के क्रम में जो अगला साइंटिस्ट आएंगे उनका नाम है मेंडेलीफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने तत्वों का वर्गीकरण किया, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि मेंडेलीफ के ऊपर सवाल पूछा जाता है। इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आवर्त सारणी है उनका पिता या जनक इनको कहा जाता है, मेंडेलीफ। तो ये मेंडेलीफ के ऊपर आएगा और भी बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड, तो आगे देख लो। ये जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किए थे तो उस समय तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनमें उन सभी में टोटल एलिमेंट्स 63 यानी 63 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था। अब इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इन्होंने रखा किस तरीके से, एलिमेंट्स को रखा कैसे, आखिर कौन सा एलिमेंट कहाँ रहेगा पीरियोडिक टेबल में पूरे स्थान में। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्व के, जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो 1 और 1 यानी एटॉमिक नंबर भी 1 और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो जैसे इसके बाद क्या होता है 2Se4 होता है, हीलियम का होता है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास यानी कि ये देखो ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने तत्वों को सजाया पीरियोडिक टेबल में। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उनके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या रखा, तत्वों को रखा। एलिमेंट्स यानी एक है यहाँ, उसके बाद 4 वाला आएगा, उसके बाद इससे बड़े वाले एलिमेंट्स को इन्होंने प्लेस किया। तो इसमें जो सवाल पूछा जाएगा कि मेंडेलीफ आवर्त सारणी किसके फलन होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी आवर्त में उन्होंने ऐसे, आवर्त का मतलब ये वाला लाइन ऐसे, ठीक है ना, इसको आवर्त कहते हैं, आवर्त। यानी कि इन्होंने ऐसे रखा एलिमेंट्स, यानी पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जो जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट बढ़ता गया वैसे वैसे इन्होंने प्लेस करते चला गया। ठीक है ना, तो ये याद रखना, पूछा जाएगा कि मेंडेलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का आधार क्या है। तो वो तत्वों का रखने का जो आधार है वो द्रव्यमान संख्या है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है ना, तो द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। ये ही एक यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसके रिगार्डिंग जो पूछा जाता है वो ये कि मेंडेलीफ के आवर्त सारणी में टोटल कितने नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, यानी कि आवर्त कितने थे, ठीक है ना, और कितने वर्ग थे। आवर्त का मतलब इस तरीके से जो हॉरिजेंटल लाइन
ड्रॉ करते हैं, जो रो होते हैं उनको आवर्त कहते हैं, और वर्ग वो होता है, ग्रुप वो होता है जो ऐसे कॉलम होते हैं या वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे ये वाली ऐसे कितने लाइन उन्होंने रखा और इस तरीके से कितने लाइन रखा, इसी को हम लोग बात करेंगे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो ऐसे कॉलम में खींचे गए, यानी कि जो वर्ग संख्या थी वो टोटल 9 थी, और जो इस तरीके से जो हॉरिजेंटली लाइन ड्रॉ किया गया था रो थी उनकी संख्या 7 थी। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यानी ग्रुप और पीरियड्स कितने थे, तो याद रखिएगा वर्ग 7 यानी ग्रुप वर्ग 9 और आवर्त पीरियड जो होते हैं वो 7। यहाँ मैंने उसको लिख करके एक बार समझा दिया है कि अब वर्ग और आवर्त क्या होता है। अगला, अच्छा, इन्होंने एक सबसे बड़ी बहुत ही अच्छा चीज़ इन्होंने किया, इसलिए इनको फादर ऑफ जो पीरियोडिक टेबल है इसलिए इनको कहा जाता है। इन्होंने अभी तक जितने भी, चूँकि देखो पहले बार डोबेराइनर, उसके बाद डोबेराइनर के बाद वो अष्टक सिद्धांत, ठीक है ना, डोबेराइनर ने करने के बाद उसके बाद अष्टक रूल लिया था किसने, न्यूलैंड्स ने, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया था कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी जगह नहीं खाली रखी थी, ठीक है ना, ये उनकी अपनी एक सीमा थी। उन्होंने कोई एलिमेंट के लिए जगह नहीं, मतलब जैसे उनके समय में कितने एलिमेंट्स हो गए थे, 56 हो गए थे, तो उसके बाद उन्होंने क्या हुआ था, एलिमेंट्स के लिए वो मान लिए थे कि अब इसके आगे कोई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते हैं, यही आखिरी एलिमेंट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, जो कि ये गलत साबित हुआ बाद में। तो इसलिए उन्होंने जगह नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाना शुरू किया था तो उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में क्या कर दिया, स्थान छोड़ दिया, अन्य तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया। उन्होंने 3 स्थान छोड़े थे, 3 जगह उन्होंने छोड़ा था स्थान। वो कौन कौन सा था, जो अभी के समय में वो था एका एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एका एल्यूमिनियम के नाम से वो जगह छोड़ा हुआ था। उसके स्थान में बाद में क्या हुआ था, गैलियम नाम का एक एलिमेंट आ गया, ठीक है ना। दूसरी स्थान में उन्होंने एका सिलिकॉन की जगह पर मतलब छोड़ दिया था, एका सिलिकॉन छोड़ा था, और उसके स्थान पर वर्तमान में क्या आ गया, जर्मेनियम आ गया था, ठीक है ना। और जो तीसरा स्थान उन्होंने छोड़ा एका बोरोन, जो बाद में उसके स्थान पर स्कैंडियम आ गया। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी पीरियोडिक टेबल का, जिन्होंने बाद में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी, जिससे क्या हुआ कि एलिमेंट्स को रीअरेंज करने में काफ़ी आसानी हुई, कोई मुश्किल नहीं हुआ। हालांकि इनकी भी कोई बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी हैं जो पूछा अगर जाएगा ड्रॉबैक्स में, तो मेंडलीव के बारे में पूछा जाएगा, बाकी 2 के लिए नहीं पूछा जाएगा, न्यूलैंड्स के लिए नहीं पूछा जाएगा, और डोबेराइनर के नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा उसके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। जो ड्रॉबैक के बारे में पूछा जाएगा वो है मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव के जो उनकी पीरियोडिक टेबल है उसके जो ड्रॉबैक हैं, यानी जो उसके दोष हैं, जो सीमाएँ हैं, वो ये हैं कि उन्होंने हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को 2-2 जगह रख दिया, हाइड्रोजन को 2-2 जगह रख दिया, जो कि पहले फर्स्ट ग्रुप में रखा और दूसरा 7वां ग्रुप, जो 7वां ग्रुप है ना उसमें इन्होंने इसका स्थान निर्धारित किया। इनके ग्रुप में इनके जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, कितने वर्ग थे, तो 9 थे। तो उनमें जो 7वां वर्ग था उसमें 7वां जो वर्ग था उसमें इन्होंने हाइड्रोजन को और फर्स्ट ग्रुप में रखा, ये जो कि अपने आप में ये उनकी दोष माना जाता है। जो दूसरा है जो दूसरा इनसे इनका दोष है वो ये है कि समान गुणधर्म वाले जो प्रॉपर्टी जिनकी समान अपनी एक विशेषता होती है उनको अलग अलग रख दिया गया। जैसे कॉपर और पारा है, गोल्ड यानी सोना और प्लैटिनम है, इनकी अपनी एक विशेषता होती है, इनको क्या कर दिया, अलग अलग समूहों में रख दिया। तो ये भी उनकी एक आलोचना की जाती है, या ये उनकी अपनी एक दोष मानी जाती है। दूसरी चीज़ है कि जो अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, उनको उन्होंने किस में रखा, लास्ट 9th ग्रुप में रखा, ठीक है ना। अगला जो इनका अपना दूसरा जो ड्रॉबैक है वो ये कि जो एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको पहले इन्होंने प्रायोरिटी के तौर पर उनको पहले क्या कर दिया, पहले रखा, यानी कि उसको प्राथमिकता दी और सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दी और उसको पहले रख दिया एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में। जैसे कोबाल्ट है तो उसको देखो 58.9 है, और यहाँ निकल का 58.7 है, तो सबसे पहले कोबाल्ट को रखना बेहतर समझा निकल के बजाय, ठीक है ना। तो ये भी उनकी एक ड्रॉबैक है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण ड्रॉबैक है वो ये है, देखो 5वां पॉइंट,
आइसोटोप्स के बारे में उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं होता है जिसके अन्य रूप भी होते हैं, ये उन्होंने बात नहीं कही, जो कि आज के समय वर्तमान समय में ये बात बिल्कुल गलत है और गलत साबित हो गया। जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अपने आप में 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। उसी तरह से ऑक्सीजन के भी हैं, कैल्शियम के, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाद में आइसोटोप्स हैं। तो ये अपने आप में गलत है। नेक्स्ट जो आता है पीरियोडिक टेबल में, वो है मोसले का आवर्त सारणी। इसको हम लोग मोसले का आवर्त सारणी भी कहते हैं और इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है इसको, जो कि आज के समय में यही सर्वमान्य है, यूनिवर्सली इसको वैलिड और ट्रूथ माना गया है और हम लोग आज इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसका स्टडी भी कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें क्या किया उन्होंने, ये याद रखना, इसमें एलिमेंट्स को रखने का कौन सा आधार अपनाया गया। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल PT4 पीरियोडिक टेबल में क्या किया, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर, जैसे कोई X एलिमेंट है तो नीचे Z होता है और यहाँ A होता है एटॉमिक, Z4 एटॉमिक नंबर और A4 मास नंबर उसका एलिमेंट जो होता है। तो इस तरीके से इसके आधार को उन्होंने अपना, यानी पहले अगर 1 है तो उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 वाले जो परमाणु संख्या रखते हैं वो आएंगे, और उसने भी क्या किया, आधार वही रखा, पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही चला, यानी कि ऐसे नहीं जा करके सबसे पहले ऐसे रखा, फिर इसमें फंस गया तो फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, इस तरीके से इन्होंने रखा, ठीक है ना। तो इनमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो मोसले ने दिया। दूसरा चीज़ कि मोसले ने, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है, ठीक है ना, परमाणु संख्या, ठीक है ना, परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। दूसरा चीज़ कि इनमें टोटल वर्तमान में 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो टोटल आवर्त हैं वो 7 है, टोटल 7 है, और वर्ग कितने हैं, 18 हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इसके बाद अब जो हम वो चर्चा कर चुके हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें करी अभी तक पूरे डेवलपमेंट पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में। उसके बाद जब पीरियोडिक टेबल पूर्ण रूप से कम्प्लीटली डेवलप्ड हो गया, देन उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें रखा गया, कौन कौन से एलिमेंट्स को बाद में उन्होंने, हम लोग डिटेल में पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, कुछ विशेष स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है उसका, तो अब उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि पहला है फर्स्ट ग्रुप, इसको हम जो इसमें एलिमेंट्स रखे, अब ग्रुप तो ऐसे होता है ना, वर्टिकली जो लाइन होता है ऐसे, तो जो इसमें फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, ऐसे 18 लाइन खींचे हुए हैं, वो 18th ग्रुप है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसमें जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल, क्षारीय धातु, ठीक है ना। इसको A1 वर्तमान में नामकरण का जो अब दौर है। एक चीज़ और समझ लेते हैं पहले, जो मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था तो उस समय इसमें जो पीरियड 1, 2, 3, 4 ऐसे करके था, लेकिन वर्तमान समय में इस पीरियोडिक टेबल को भी 2 ग्रुप में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं, A और B। तो A में 9 होते हैं और B में भी 9 होते हैं। तो एक से, ठीक है ना, 3 से 3 B यहाँ शुरू होता है, ठीक है ना, इस तरीके से चल जाओगे तो यहाँ B और चला जाता है, और A 1 और 2, ठीक है ना, ये A का हो गया। फिर तुम जाओगे तो वहाँ 17 से 17, 16, 17, 18 इस तरीके से बटे हुए हैं, ठीक है ना। एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर देखना, ठीक है ना, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि A B ऐसे करके हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो वो A B हाफ हाफ है तो 9 ही है, लेकिन 2 गुना करोगे तो उसको 18 हो ही जाता है वो। तो अब इसमें होता है कि दूसरा सेकेंड ग्रुप है, और सेकेंड ग्रुप को एलिमेंट्स जो होते हैं उनका हम कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अल्कली मेटल, ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन क्षारीय धातु है, तो याद रखना फर्स्ट ग्रुप पे ये भी दे देगा कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स क्षारीय ग्रुप होते हैं, तो वो फर्स्ट ग्रुप प्रथम वर्ग के, ठीक है ना। कौन कौन से एलिमेंट है प्रथम ग्रुप, अभी आगे मिल जाएगा लिखा हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार लिख देते हैं। वो है तुम्हारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और उसके बाद, ठीक है ना, है लीना की रब से रुबिडियम, और सीजियम और फ्रांसियम। ये है, ये ट्रिक से याद रखना है, लीना की रब से फरियाद बताया हुआ है क्लास में, याद रखना। तो ये थे
अल्कली मेटल्स, दूसरा है अल्कली अर्थ मेटल। तो इसमें कौन से हैं, इसका ट्रिक क्या है, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो ये याद रखना, ये एक्चुअल में स्क्रीन पर उतना नहीं आएगा इसलिए इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है बाकी ये दोनों। तो पहला है बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, देन स्ट्रांसियम, देन बेरियम और बेरिलियम है और देन रेस्टियम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स है, जो ये कौन से हैं, अल्कली अर्थ मेटल क्षारीय मृदा धातु हैं। दूसरी चीज़ एक हम इसमें अल्कली मेटल में बता दें, जो लिथियम है, जो लिथियम है Li, ये लाइटेस्ट ठीक है ना, लाइटेस्ट मेटल ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का धातु पूछेगा, हल्का धातु आगे मिल जाएगा लिखा हुआ, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। सबसे हल्का धातु जो है वो होता है लिथियम, ठीक है ना। सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम। सबसे भारी पदार्थ सबसे कठोर की बात करेगा धातु में तो वो क्रोमियम है, सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। और सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो वो हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है ना, कठोर पदार्थ वो हीरा होता है, ठीक है ना। ये डायमंड होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीरा, ठीक है ना। अगला है जो 17th ग्रुप है इंपॉर्टेंट, वो हमारे लिए 17th ग्रुप में क्या लिखा था, इसके 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हैलोजन कहते हैं, ठीक है ना, हैलोजन्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कुछ महत्वपूर्ण ये तत्व हैं। इसमें जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है। अब वो बस इतना याद रखना, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व की बात करेगा, अगर क्रियाशील तत्व की बात करेगा तो वो क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन का प्रयोग एक हम जान लें, क्लोरीन के प्रयोग से ही हम क्या करते हैं, जो जल होता है उसको हम शुद्ध बनाते हैं, जल का जो जल होता है उसको शुद्ध बनाते हैं। आयोडीन जानते ही हो, आयोडीन हमारे नमक में पाया जाता है, जो भी समुद्री पदार्थ होता है उसमें आयोडीन पाया जाता है। ब्रोमीन क्या होता है, तो एक सूत्र याद ना, AgBr, ठीक है ना, AgBr और क्या है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड इसको कहते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका प्रयोग जो होता है इस कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन में होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसमें ये इसका प्रयोग होता है। जो अगला ग्रुप है 18th ग्रुप, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन हैलोजन्स के तत्व हैं, तो वो इसमें पहचान कर लेंगे। और अगला जो 18th ग्रुप है इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, तो एक नाम से जानते हैं इनर्ट ग्रुप भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, नोबेल ग्रुप भी कहते हैं। हिंदी में देखें तो इसको अक्रिय गैस, अक्रिय समूह कहेंगे, शून्य समूह कहेंगे या उत्कृष्ट समूह कहेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो तत्व हैं वो हैं हमारा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो पहचान कर लो कि शून्य समूह के ये तत्व हैं, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है। और दूसरी चीज़ इनमें ये याद रखना, सबसे हल्का जो अक्रिय गैस होता है वो हीलियम होता है और सबसे भारी जो अक्रिय गैस है वो रेडॉन होता है, ठीक है ना। अगला है क्षारीय धातु, वो बता दिए या लिस्ट दे दिया तुम लोगों को ऊपर जो बताया। और दूसरी चीज़ इसमें याद रखना कि जो फर्स्ट ग्रुप के धातु हैं वो काफ़ी मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए इनको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, जैसे सोडियम को चाकू से काटा जाता है, कहते हैं किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो वो है सोडियम। दूसरा जो ये हमने बता दिया है कि 118 एलिमेंट्स हैं टोटल, उसमें से 89 जो होते हैं मेटल्स हैं, 22 जो हैं वो नॉन मेटल हैं, जिसमें से सॉलिड ठोस जो अधातु है वो 10 है, एक लिक्विड के फॉर्म में है। ये याद रखना कि वो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, वो ब्रोमीन है। और 11 ऐसे हैं जो क्या होते हैं, गैस की अवस्था में होते हैं। जो अगला कंसेप्ट है वो है मेटालॉइड्स, उपधातु। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है, तो कल ही बताया था शायद, तो इसको याद रखना। इसमें ये लिस्ट याद रख लेना, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, स्टेबियम है, ट्रिलियम है, पोलोनियम है। ये 4
ये 7, टोटल 7 हो गए। और इसके बाद जो अगला है, ये हमारे शरीर में सबसे कुछ, अब यहाँ महत्वपूर्ण सवाल है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर ये पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? वो ऑक्सीजन होता है। कितना? तो 60 to 65% मात्रा में। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन है, जो 15 से 20% पाया जाता है कार्बन हमारे शरीर के अंदर। दूसरा ऑक्सीजन के बारे में क्या पूछेगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में, भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट जो होता है, हमारी ये जो धरती है इसके ऊपर सतह, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट, तो उसमें क्या होता है? तो ऊपरी सतह पर जो सबसे अधिक एलिमेंट्स पाया जाता है वो है हमारा ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ही है। दूसरा है अर्थ क्रस्ट के बिलो द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे अंदर कौन सा सबसे अधिक पाया जाता है? तो उसमें याद रखना एल्युमिनियम, जो कि टोटल 7% है। ये अपने आप में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 7% पाया जाता है। दूसरा जो अर्थ है, अर्थ का जो 3 लेयर में बटा होता है, तो उसमें जो कोर होता है, जो सबसे इनर कोर होता है, उसमें 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम एक शब्द पढ़ा होगा नीचे क्लास में, 6th क्लास में पढ़ा होगा, नीफे से उसको कहते हैं, नीफे यानी निकेल और आयरन, निकेल और आयरन। तो इसमें निकेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये बता दिया कि मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। दूसरा है यहाँ पर धातु से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट, और ये याद रख लेना है कि सबसे मोस्ट जो सुपर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो Ag होता है, यानी अर्जेंटम होता है, चांदी होता है। और दूसरा बात करें तो वो कॉपर होता है, तांबा होता है। नेक्स्ट जो सबसे एक याद रखना, जो सबसे खराब यानी सबसे कम चालक विद्युत का वो होता है सीसा, Pb सबसे कम चालक होता है। और दूसरा इसका अगला कंसेप्ट मतलब कि सवाल आएगा कि धातु के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन एक आता है क्रोमियम के ऑक्साइड, वो होता है अम्लीय, ठीक है ना, अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अम्ल के ऑक्साइड, जो अधातु के ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होते हैं। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्साइड क्या होता है, यानी एल्युमिनियम, जिंक और सीसा, इसका एलिमेंट ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट है धातु क्या होते हैं? हाइड्रोजन, जो प्रायः धातु है ना, ये हमेशा की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा तनु अम्ल, जो वीक तनु अम्ल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हाइड्रोजन, अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, बस ये समझना, अम्ल की मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो वो तनु अम्ल होता है। और उसमें हाइड्रोजन क्या होता है? विस्थापित होता है, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है धातु। लेकिन एक ऐसा तत्व कॉपर है जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अगला है, ये बता चुके हैं कि सबसे हल्का लिथियम, सबसे भारी ओस्मियम, सबसे कठोर अगर बात करें तो क्रोमियम, लेकिन अगर पदार्थ में कठोर की बात करेगा, हीरा है, डायमंड है, जो कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये डायमंड है, ठीक है ना, हीरा है। तो यहाँ देख लेना, भूपर्पटी वाला बता दिया। अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में अगर पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट के नीचे की बात करेगा, धातु बात करेगा अगर, तो वो है एल्युमिनियम। और एक और बात कि वायुमंडल में कभी कभी पूछता है कि ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल में यानी नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो कितनी है? तो 78% है, जो कि अपने आप में सबसे, बाकी किसी भी एलिमेंट से अधिक है। सबसे अधिक मात्रा में जो वायुमंडल में पाया जाता है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक जो तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। गैस की बात करो या कुछ भी करो तो वो ऑक्सीजन है। तो इतना सारी बात याद रखना, बस इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, इतना से तुम्हारा एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही हम रन देते हैं।